नॉर्थ कराची के वीरान इलाके में पहुंचते ही मैंने गाड़ी रोककर जेरल्ड को अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया और तैमूर से कहा कि सैमी को नॉर्थ नाजमाबाद या नाजमाबाद के इलाके में छोड़ाओ। गाड़ी की चाबियां इग्निशन में ही छोड़ देना, इसे होश आएगा तो ये खुद ही गाड़ी लेकर चली जाएगी। तैमूर उसका हैंड बैग भी उठा लाया था। मैंने सैमी का रिवॉल्वर भी उसके हैंड बैग में डाल दिया। फिर मैं और तैमूर मुखालिफ समतों में रवाना हो गए। मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा तो इरफान और विजय दोनों ही परेशान थे। गाड़ी देखकर वो मेरी तरफ लपके। इरफान ने कहा, कामरान साहब आप कहाँ रह गए थे? अगर मजीद कुछ देर आप ना आते तो मैं और विजय आपकी तलाश में निकल जाते। फिर विजय चौंक कर बोला, तैमूर कहाँ है? मैंने कहा, तैमूर भी आ रहा है, तुम गाड़ी के अकबी हिस्से से पहले अपने मेहमान को तो उतार लो। विजय ने चौंक कर अकबी नशिस्त के पायदान पर नजर डाली और पुरजोश लहजे में बोला, अरे ये तो जेरल्ड है, ये आपके हाथ कहाँ से लग गया? मैंने कहा, पहले इसे उतार कर मेहमान खाने में तो पहुंचाओ। विजय ने जल्दी से अकबी नशिस्त का दरवाजा खोल दिया और जेरल्ड को गंदम की बोरी की तरह नीचे खींच लिया। जेरल्ड बुरी तरह फर्श पर गिरा। वहां की जमीन पथरीली थी, ऐसे गिरने से उसके घुटनों की खाल उधड़ गई थी। फिर विजय ने उसका एक पांव पकड़ा और उसे मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटता हुआ अंदर की तरफ ले गया। मेरी तरह शायद उसने भी जेरल्ड को हलाक करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसने जेरल्ड की आंखों पर पट्टी बांधने की जरूरत महसूस नहीं की थी। विजय उसी अंदाज में घसीटता हुआ तहखाने की सीढ़ियों तक ले गया और वहां पहुंचकर उसके जिस्म पर फुटबॉल की तरह लात मारी। जेरल्ड धमाकों की आवाजें पैदा करता हुआ सीढ़ियों से नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। मुझे ये खदशा था कि कहीं जेरल्ड की गर्दन ही न टूट जाए। मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं मारना चाहता था। उसके पीछे पीछे हम लोग भी तहखाने में पहुंच गए। वहां एक पुरानी चौकी पड़ी थी। विजय ने जेरल्ड के हाथ खोलने से पहले उसकी अच्छी तरह तलाशी ली। उसकी जेब से छोटा सा एक खंजर और रिवॉल्वर के फाजिल राउंड्स के अलावा एक छोटा सा ट्रांसमीटर भी बरामद हुआ। फिर विजय ने उसके हाथ खोल दिए और बारी बारी उसका कोट, शर्ट और बनियान तक उतार दी। फिर उसने बाल पकड़कर जेरल्ड को उठाया और बेदर्दी से चौकी पर फेंक दिया। जेरल्ड ने इस हालत में भी विजय पर हमला करने की कोशिश की, मगर विजय ने जुनूनी अंदाज में कई जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिए। फिर उसे चौकी के साथ लगाया और उसके दोनों हाथ चौकी के दोनों पायों के साथ जकड़ दिए। फिर विजय ने उसके पैर भी खोलकर अलहदा किए और चौकी के निचले दोनों पायों के साथ बांध दिए। इस कार्रवाई से फारिग होकर विजय उससे जहरीले लहजे में मुखातिब हुआ, तू तो शायद मुझे नहीं पहचानता होगा, मगर मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ। कांता को तूने ही मारा था ना? जेरल्ड ने हैरत से कहा, कांता? विजय ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तू अब कांता को भी भूल गया? वो लड़की तो कई दिन तेरी कैद में रही। बता उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो बोला, तुम उस इंडियन लड़की के बारे में पूछ रहे हो जो? विजय ने अपनी पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकाला। बोला, हाँ वही इंडियन लड़की जिसे तूने टॉर्चर करके हलाक किया था। मैं भी तुझे किस्तों में मारूंगा। विजय ने उसके सीने पर खंजर से बारीक सी एक लकीर खींच दी। जेरल्ड ने सख्ती से होंठ भींच लिए। उसने जेरल्ड के सीने पर दूसरी लकीर खींचते हुए कहा, मुझे तुझसे कुछ मालूम भी नहीं करना है कि मैं तुझे टॉर्चर करने में कोई एहतियात करूं। उसके सीने पर लम्हों में सुर्ख रंग की 2 लकीरें पड़ गईं, जिनसे खून रिस रहा था। विजय बोला, तूने कांता को सिगरेट से दागा था ना? मैं तुझे हीटिंग रॉड से चिरके लगाऊंगा। ये कहकर वो दूसरे कमरे में गया और पानी गर्म करने वाली रॉड ले आया। मैं इस दौरान में वहां पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ चुका था और जेरल्ड को यूं देख रहा था जैसे कोई दिलचस्प तमाशा हो रहा हो। विजय ने रॉड का प्लग सॉकेट में टिकाकर उसका स्विच ऑन कर दिया। रॉड लम्हों में सुर्ख हो गया। जेरल्ड होंठ सख्ती से भींचे उसे देख रहा था। विजय ने रॉड का प्लग सॉकेट से निकाला और उसे लेकर जेरल्ड की तरफ बढ़ा। जेरल्ड भर्राई हुई आवाज में बोला, मेरा सिफारत खाना मेरी गुमशुदगी पर खामोश नहीं रहेगा। वो तुम्हारी हुकूमत से तहरीरी तौर पर जवाब तलब करेगा। विजय ने बेनियाजी से कहा, वो हुकूमतों के मसाइल हैं, फिलहाल तो तू ज़िबा होते हुए बकरे की तरह चीखेगा। ये कहकर उसने रॉड अचानक उसके पेट पर रख दी। जेरल्ड वाकई बकरे की तरह चीखा। उसके पेट पर सुर्ख सा एक दायरा सा बन गया। फजा में गोश्त के जलने की जरांद फैल गई। तैमूर ने रॉड एक मर्तबा फिर उसके पेट पर रख दी। फौरन ही दूसरा दायरा भी नमूदार हो गया। विजय ने रॉड उठाकर एक मर्तबा फिर उसके पेट पर रखी। बोला, मैं तुझे ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि सदियों तक कोई अमरीकी एशिया का रुख नहीं करेगा। फिर वो रॉड एक तरफ फेंक कर वहां से गया और मिर्चों का डिब्बा उठा लाया। फिर वो इतने इत्मीनान से उसके जख्मों पर मिर्चों का सफूफ छिड़कने लगा जैसे वो मिर्च न हो बल्कि टैल्कम पाउडर हो। जेरल्ड की चीखें भी उसके इत्मीनान पर असरअंदाज न हो सकी। विजय ने कहा, कांता इससे भी ज्यादा कर्बनाक अंदाज में चीखी होगी। उसका तो पूरा जिस्म जख्मों से चूर था। तू 2 ही जख्मों में हिम्मत हार बैठा। उसके लहजे में शदीद नफरत थी। मैंने उसे रोक दिया, कहा, ठहर जाओ विजय, सब कुछ खुद ही कर लोगे, कुछ मेरे लिए भी रहने दो। विजय ने हाथ रोक लिया और पीछे हट गया।
मैंने आगे बढ़कर कहा, जेरल्ड मुझे गौर से देख लो, मैं ही कामरान हूँ। मुझे कत्ल करने के लिए तुम्हें कितना मुआवजा दिया गया था? जेरल्ड ने कहा, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाकामी की सूरत में मेरी हुकूमत मुझे $1 भी नहीं देगी। मैंने कहा, ओहो, ये तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, मगर फिक्र मत करो, अभी एंथनी भी तो जिंदा है, मुमकिन है सारा मुआवजा उसे मिल जाए। जेरल्ड दांत पीस कर बोला, मुमकिन नहीं बल्कि यकीनन ऐसा ही होगा। एंथनी अब तक हरकत में आ चुका होगा और वो तुम्हें जमीन की तह से भी खींच निकालेगा। मैंने विजय से कहा, यार विजय, बिल्कुल इसी किस्म की बातें गोपाल भी कर रहा था मरने से पहले। क्या मौत को सामने देखकर इंसान की अक्ल खप्त हो जाती है? फिर मैंने लहजा बदल कर बोला, मुझे बताओ कि एंथनी इस वक्त कहाँ होगा? जेरल्ड ने तहकीर आमेज लहजे में कहा, ये मैं तुम्हें बताऊं? मेरी जबान खुलवा सकते हो तो खुलवा लो। उसने गोया मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा, इरफान, मैंने बहुत देर से सिगरेट नहीं पिए, मुझे सिगरेट का एक पैकेट तो मंगवा दो। इरफान ने हैरत से मुझे देखा। उसने अब तक मुझे सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था। मैं कभी कभी पी लेता था। इरफान हैरत से मुझे देखता हुआ बाहर निकल गया। मैंने कहा, हाँ तो तुम मुझे कत्ल करने आए थे? मैंने यूं कहा जैसे उससे कोई कहानी सुन रहा हूं। वो बोला, बस वक्त वक्त की बात है, आजकल किस्मत तुम्हारे हाथ में है। अब तो मैं भी इस बात का कायल हो गया हूं कि तुम किस्मत के धनी हो, वरना मेरी जिंदगी में ये पहला और शायद आखिरी मौका है जब मैं किसी मिशन में नाकाम हुआ हूं, वो भी धोखे से। मर्दों की तरह तो तुम मुझे मरकर भी नहीं पकड़ सकते। इस दौरान में इरफान सिगरेट का पैकेट और माचिस ले आया। मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और उसका सुलगता हुआ सिरा अचानक उसकी गर्दन से लगा दिया। जेरल्ड एक मर्तबा फिर अजियत भरे अंदाज में चीखा। मैं दोबारा सिगरेट के कश लगाने में मसरूफ हो गया। मैंने उससे कुछ कहे बगैर दूसरी मर्तबा सिगरेट उसके निचले होंठ पर मसल दी। विजय ने कहा, मैं इसके पैरों में मेहंदी लगा दूं? मैंने कहा, हाँ भाई, जरूर लगाओ। इसके जिस्म का कोई हिस्सा मत छोड़ना जिस पर कोई निशान ना हो। उसी वक्त तहखाने की सीढ़ियों पर कई कदमों की आवाजें गूंजी। फिर तैमूर का मुस्कुराता हुआ चेहरा नमूदार हुआ। उसकी नजर विजय पर पड़ी तो वो खुश दिली से बोला, ओहो, यहाँ तो खातिर मदारत का एक राउंड चल भी चुका है। विजय ने हंसकर कहा, राउंड नहीं बल्कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर ही चल रहा है। तैमूर बोला, यार कामरान, वो लड़की तो बहुत ही ढीठ थी। मैंने एक जगह उसे छोड़कर टैक्सी पकड़ी तो उसने मेरा ताक़ुब शुरू कर दिया। वो कमबख्त बहुत पहले ही होश में आ चुकी थी। मैंने तैमूर को घूरा। कहा, फिर? तैमूर बोला, फिर ये कि वो मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। फिर वो जीने की तरफ मुंह करके बोला, आ जाओ सैमी, अंदर आ जाओ। मारे गुस्से के मेरा बुरा हाल था। दिल चाह रहा था कि उठकर उसे पीटना शुरू कर दूं। दूसरे ही लम्हे मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और मैं मुस्तरिब होकर खड़ा हो गया। आने वाली सैमी नहीं बल्कि ग्लोरिया थी। उसके पीछे पीछे शाजिया भी थी। ग्लोरिया चंद लम्हों तक पलकें झपकाए बगैर मुझे घूरती रही, फिर वालेहाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। बोली, तुम्हारे दुश्मनों ने ये अफवाह फैला दी थी कि कामरान गोपाल दास के हाथों मारा गया। जिस दिन मुझे ये इत्तला मिली उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बगैर तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकती। अगर तैमूर एक दो दिन मुझे और न मिलता तो मैं तो अपने जिस्म पर बम बांधकर अमेरिकन सिफारत खाने में घुस जाती या फिर बारूद में भरा हुआ कोई ट्रक लेकर वहां तबाही फैला देती। मैंने आहिस्तगी से ग्लोरिया को खुद से अलहदा किया और कहा, तुम्हें इर्द गिर्द की कुछ खबर है कि यहाँ कौन कौन मौजूद है? ग्लोरिया ने खिफ़्फ़त ज़दा अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर विजय को देखकर चौंक गई। बोली, अरे विजय, तुम कब आए और कांता कहाँ है? विजय ने कहा, ये लंबी कहानी है मैडम, कामरान साहब खुद ही आपको सुनाएंगे। मेरा ख्याल है कि अभी आप नहा धोकर फ्रेश हो जाएं। अचानक मेरी नजर शाजिया पर पड़ी। वो हसरत भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। मैंने अब तक उस पर तवज्जो ही नहीं दी थी। मुझे अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। मैंने खुश दिली से कहा, अरे शाजिया, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ। शाजिया ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं यहीं ठीक हूँ कामरान साहब, मैं मर के दूसरा जन्म भी ले लूँ तो आप तक नहीं पहुंच सकती। ग्लोरिया ने कहा, डोंट बी सिली शाजी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैंने विजय को इशारे से बुलाया और आस्था से कहा, तुम ग्लोरिया को दूसरे कमरे में ले जाओ और इसे कांता के बारे में बता दो। मुझ में इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं है। विजय ने इस बात में सर हिलाया और ग्लोरिया को दूसरे कमरे में चलने का इशारा किया। मैंने कहा, तैमूर, कुछ खातिर मदारत तुम भी करो मेहमान की और इरफान से भी करवाओ, आखिर वो भी हमारा साथी है। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, आओ शाजिया। मैंने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। शाजिया भी उठकर मेरे पीछे आ गई। मैंने हंसकर कहा, हाँ अब बताओ, उर्दू अखबारात की जबान में तुम गम गुस्से की तस्वीर क्यों बनी हुई हो? उसने जज्बाती लहजे में कहा, अगर ग्लोरिया तुम्हारे बगैर मर सकती है कामरान, तो जिंदा तो मैं भी नहीं रह सकती। मैंने हंसकर कहा, तो मैंने कब कहा है कि तुम मेरे बगैर रहो? अचानक मुझे किसी कुत्ते के भौंकने की खफीफ सी आवाज सुनाई दी। मैं बदहवास होकर कमरे से भागा। कुत्ते की आवाजें तैमूर ने भी सुन ली थी। वो भी घबरा कर उठ खड़ा हुआ। उस लम्हे जेरल्ड के चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट थी। फिर वो बोला, अब मुझे अपने मरने का कोई खौफ नहीं, एंथनी को तुम्हारा सुराग मिल गया।
मैंने बहुत तेजी से अपनी यूजी राइफल असेंबल की और विजय को आवाज देता हुआ तहखाने के जीने की तरफ भागा। तैमूर और इरफान मेरे साथ साथ थे। हमारा सारा असलहा हमारी गाड़ी में था। अभी तक निकालने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। तैमूर और इरफान गाड़ी की तरफ दौड़ रहे थे। हमारी भाग दौड़ देखकर तैमूर का दोस्त मजीद भी वहां गया। वो घबरा कर पूछ रहा था, क्या बात है तैमूर साहब, क्या पुलिस ने छापा मार दिया है? मैंने कहा, पुलिस तो नहीं, हमारे दुश्मन हैं जो शायद यहाँ आन पहुंचे हैं। शाजिया और ग्लोरिया एक साथ तहखाने से निकली। विजय उनके पीछे था। फिर वो दौड़ता हुआ लैंड क्रूजर की तरफ बढ़ गया। ग्लोरिया चंद लम्हे वहां खड़ी रही। फिर कुछ सोचकर वो भी लैंड क्रूजर की तरफ बढ़ गई और एक राइफल और फाजिल राउंड्स का थैला निकालकर एक तरफ बढ़ गई। कुत्ते की गुर्राहट हवा के दोष पर कभी वाज़े सुनाई दे रही थी, कभी कम। आने वाहिद में सब लोगों ने अपनी पोजीशन संभाल ली। थोड़ी देर के बाद एक अमेरिकन दिखाई दिया। गनीमत यह थी कि उसके साथ सिर्फ एक ही खौफनाक किस्म का ब्लड हाउंड था। कुत्ते का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह जंजीर तोड़ डाले। वो मजीद आगे आया तो किसी तरफ से एक फायर हुआ और कुत्ता उछल कर दूर जा गिरा। गैर मुल्की ने पलट कर भागने की कोशिश की, मगर मेरी राइफल ने शोला उगला और वो औंधे मुंह गिर पड़ा। मैंने जानबूझकर उसके पैरों पर फायर किया था। हम लोगों ने मजीद 5 मिनट इंतजार किया। मुमकिन है कोई और खूंखार कुत्ता या आदमी नमूदार हो, मगर वहां शायद कोई था ही नहीं। तैमूर ने अपनी जगह से निकलकर उस सफेद फार्म को छाप लिया। ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि उसके हाथ में कोई ब्रीफकेस भी था जिसमें खासे ताकतवर बम थे। वो भी खासा जानदार और मजबूत कुव्वत इरादी का आदमी था, इसलिए गोली लगने के बावजूद अपने पैरों पर चलता हुआ अंदर गया। उसे देखते ही जेरल्ड चीखा, एंथनी। मैंने सुकून की तवील सांस ली। मैंने अपने दूसरे दुश्मन को भी पकड़ लिया था। ये अलग दास्तान है कि ग्लोरिया और विजय ने, तैमूर और खुद मैंने उन पर किस किस तरीके से तशद्दुद किया। जेरल्ड तो खैर आहनी आसाब का मालिक था, मगर एंथनी ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त न कर सका और उसने हमें यह भी बता दिया कि उन्होंने यहाँ से कौन कौन से कौमी राज चुराए हैं और हुकूमत के उन लोगों के नाम और पते भी बता दिए जो गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे थे। उनमें 3 सरकारी अफसरों के अलावा एक मारूफ सियासतदान भी था। 3 दिन के अंदर अंदर शहर में 5 अहम आदमी मारे गए। ये वही लोग थे जिनके नाम और पते एंथनी ने बताए थे। फिर 5वें दिन एंथनी और जेरल्ड की कटी फटी और नाकाबिल शनाख्त लाशें कराची के एक कूड़ा घर से बरामद हुई। आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि उनका क्या हशर हुआ होगा। मेरे समझाने बुझाने पर शाजिया अपनी रिश्ते की एक खाला के पास चली गई। विजय और तैमूर मेरे साथ दूसरे ही हफ्ते फ्रांस फ्लाई कर गए। हमें वहां से अमेरिका जाना था, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि हमारे साथ ग्लोरिया नहीं थी। खैर ये बात इतनी ज्यादा हैरत अंगेज भी नहीं थी, क्योंकि ग्लोरिया अमेरिका में हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। हमेशा के लिए तो नहीं, मगर कुछ बरस के लिए मैंने अपना मुल्क छोड़ दिया था। उसके बाद मैं ज्यादा देर अपने वतन से लाताल्लुक न रह सका, मगर ये एक अलग दास्तान है। और उसी तरह ग्लोरिया से, जो मेरे दिल की धड़कन है, क्योंकि वो मेरी बीवी है। जी हाँ, ग्लोरिया ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था और मैंने उसे कबूल कर लिया। सब कुछ बदल गया, मगर नहीं बदले तो तैमूर और विजय। वो आज भी मेरे साथ हैं और किसी भी कीमत पर मेरा साथ छोड़ने को तैयार नहीं।